हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आज केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिस पर अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, भारत सरकार तालिबान को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, साथ ही साथ भारतीयों को कैसे सेफ, जो बचे हुए अभी भारतीय वहां पर हैं उनको कैसे सेफ लाया जाए, इसको लेकर पूरा प्लान जो है तमाम सदन के नेताओं को बताया गया। और ज्यादातर विपक्ष जो है वो इस बात पर कायम था कि एक राष्ट्र एक स्टैंड। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक जो कि 4 घंटे चली, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बाहर आए और उन्होंने एक एक करके 8 सवाल उठा लिए। तो इसके पीछे किस तरह की मंशा है, सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल उठा लिए, इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर भाई, सबसे पहले तो आप ही के पास में आना चाहूंगा, जरा आप ये बताएं। जफर इस्लाम के पास हम जाएं उससे पहले राजीव रंजन साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ये सर्वदलीय बैठक होती है और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बाहर आते हैं, वो एक एक करके 8 सवाल उठा देते हैं। उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास क्या कोई पहले से प्लान था, क्योंकि अचानक से जिस तरह से वहां से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है और 200 डिप्लोमेट्स जो हैं उन्हें पहले क्यों बुला लिया, इसी तरह के 8 सवाल उन्होंने एक एक करके पूछ दिए। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ओर से आज के सर्वदलीय बैठक को लेकर के किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे सवालों के जरिए ही सुर्खियों में होते हैं। जब देश में किसी राजनीतिक दल ने कोई सवाल नहीं पूछा तो फिर उनकी चर्चा हो, इसके लिए उन्होंने ये बातें कही। लेकिन जहाँ तक दोहा एग्रीमेंट के बाद जिस तरह से अफगानिस्तान के कॉन्सुलेट्स बंद करने का फैसला किया गया और फिर कुछ फेजेज में जो वहाँ कदम उठाए गए, उसमें वहाँ स्केल डाउन करने का एम्बेसी का मामला या बाद के दिनों में हेरात वगैरह से भी इवैक्यूएशन वगैरह हुआ, जो कुछ भी हुआ, और साथ ही साथ हम पूरी प्रक्रिया पर नज़र भी रख रहे थे, जिसकी वजह से आज अगर 565 लोग अब तक उनको स्वदेश लाया जा चुका है, जिसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स भी हैं, और मेरे हिसाब से पूरी जानकारी जो दी गई है उसके बाद अलग अलग तरीके से कि कितने लोग इस पूरी प्रक्रिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लगाए, पूरे इंतजामात में किस तरह के प्रबंधन, ईमेल्स और व्हाट्सएप तमाम चीज़ों में कितनी बड़ी संख्या में जो जानकारियां मिली उनको किस तरह से उन्होंने एड्रेस किया। ई वीज़ा से लेकर के तमाम चीज़ें वहाँ, चूंकि मिशंस वहाँ बंद हैं, कॉन्सुलेट्स बंद हैं, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर उनको इमरजेंसी वीज़ा कैसे दिया जाए, रिपैट्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी देश की आवाज़ नहीं है। देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उन्होंने एक बात कही, या उस बैठक में एक डिप्लोमेट को लेकर के जो बातें कही गई उस पर भी विदेश मंत्रालय की ओर से खेद प्रकट किया गया और भविष्य में ऐसी कोई घटना। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, जरा एक एक करके मैं सभी मेहमानों के पास जरा चला जाऊं। चरण सिंह सापरा साहब, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन कल मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब उनसे बात कर रहा तो उन्होंने कहा जो खामोशी है भारत सरकार की उसको लेकर उन्हें थोड़ा एतराज था। लेकिन आज जैसा कि राजीव रंजन जी ने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अंदर ये बोला, एक वो फॉरेन डिप्लोमेट को लेकर उन्होंने सवाल जरूर उठाया था, लेकिन मोटा मोटी उन्होंने ये कहा कि एक राष्ट्र एक स्टैंड, इस पर वो कायम है। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से एक राष्ट्र एक स्टैंड ये होना चाहिए जब तक ये मसला जो है कोई हल की तरफ नहीं जाता है। आज की मीटिंग में चाहे सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बताई हों, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन्होंने नहीं भी बताई है। जिस तरह से उनको पूछा गया कि यूएस, पहले तो असदुद्दीन ओवैसी पे जरा आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आखिरी डेट है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, उनकी राजनीति इसी तरह से चलती है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, वो उन्हीं के कोई प्रवक्ता आकर के कह सकते, लेकिन उन्होंने जिस भाषा में कहा है वो भाषा नहीं वापरनी चाहिए थी। सवाल ये है कि लेकिन सरकार भी कई चीज़ें क्यों छुपा रही है, ये हम भी पूछना चाहते हैं। जैसे 31 तारीख यूएस के सिटीजन के लिए आखिरी तारीख है, भारत के सिटीजन्स के लिए क्या कोई आखिरी तारीख है? या फिर जो सिटीजन हमारे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी इवैक्यूएशन पॉलिसी
आगे किस तरह से रहेगी। दूसरी बात यह कि तालिबान खुद एक आतंकी संगठन है, उनके तार जुड़े हुए हैं। हक्कानी आतंकी संगठन तो उनके नेटवर्क का हिस्सा ही है, उनके तार जुड़े हैं आईएसआई के साथ, एलईटी के साथ में, जैश ए मोहम्मद, जमात उल दुआ, जितने भी आतंकी संगठन हैं जो भारत के अंदर आतंक का नंगा नाच करते हैं, उनके साथ उनके तार जुड़े हैं। तो क्या भारत सरकार की योजना है, क्या हम उनको वैलिडिटी देना चाहेंगे, किस तरह से करेंगे आगे, इस बात पर भी आज ठीक है। जफर भाई जुड़ गए हमारे साथ, जरा आपके सवालों का जवाब भी मैं उनसे ले लेता हूं। जफर भाई मैं 10 सेकंड और लेता हूं, 10 सेकंड और लेता हूं। पंकज जी 10 सेकंड, ठीक, फिर इकट्ठा जवाब ले लेना। देखिए, जिस तरह से दोहा के अंदर या मॉस्को के अंदर हमारे विदेश मंत्रालय के लोग गए थे या एनएसए गए थे, उनकी क्या चर्चा हुई। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रशियन राष्ट्रपति के साथ में बात की या जर्मन चांसलर के साथ बात की, तो उनके साथ में क्या रणनीति तय हुई है। या फिर वो जो एक मेंबर पार्लियामेंट जो थी अफगानिस्तान की, जो 11 साल से एमपी है वहां पर, वो भारत आई थी, दिल्ली आई थी, उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, फिर भी उसको वापस इस्तांबुल भेज दिया गया। तो क्या ये डिप्लोमेटिक मिस्टेक नहीं है? क्या आपने 10 सेकंड मांगे थे, आपने जो सवाल उठाए हैं जफर भाई ने सुन लिए होंगे। प्रश्न जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये हम भी पूछना चाहते हैं। ठीक है सर। जफर भाई, आपने जो बातें चरण सिंह सापरा साहब ने कही है वो तो सुन ली होगी। उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर जो एंजेला मर्केल और पुतिन के साथ जो बात हुई प्रधानमंत्री की, उसमें क्या तय हुआ, और जो अफगान मूल की जो सांसद हैं वो आई थी, डिप्लोमेट जो आई थी, उनको वापस भेज दिया गया, वो क्यों भेज दिया गया, वो सवाल तो खैर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी उठाया। उन्होंने 31 अगस्त का जिक्र किया, वो जो डेडलाइन है उसका क्या होगा, और आगे की इवैक्यूएशन स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होगी, जरा उस पर बताइए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि आज असदुद्दीन ओवैसी 4 घंटे अंदर थे सर्वदलीय बैठक में, लेकिन बाहर आके उन्होंने एक एक करके 8 सवाल दाग दिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को जो भी जानता है वो जानता है इस बात के लिए कि वो समाज में ही समाज को बिखेर के वो राजनीति करना चाहते हैं। जब तक समाज में किसी मुद्दे पे भी यूनिटी होती, जैसे आज मैं कह सकता हूं कि सभी विपक्ष के लोग भी इस बात के लिए आमादा थे कि एक देश में एक ही स्टैंड होना चाहिए, इसलिए कि ये देश का स्टैंड जो है पूरी दुनिया देख रहा है। उस पर भी जाके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, उससे साफ झलकता है कि उस समाज और देश से बढ़ के वो अपनी राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, उनको सर्वोपरि मानते हैं। बहरहाल, लेकिन आज मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं, ऐसे मौके पर जब पूरा देश चिंता में डूबा हुआ है, और उसके देश की चिंता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि और सब पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर इस ऐसे घड़ी में एक साथ सरकार के साथ खड़ी हुई दिखनी चाहिए, जो आज खड़ी थी सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के। उससे समझ में आता है कि उनकी राजनीति का मकसद क्या होता है। उनके राजनीति का मकसद समाज कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ सत्ता में किसी तरह से पावर में आए, इसकी चेष्टा और इसी की कोशिश में लगे हुए हैं। आज जिस तरह से ब्रीफिंग की गई, बहुत साफ तरीके से बताया गया कि तालिबान जो है, जो उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया था दोहा में 2020 में, वो उसको पूरे तौर से नाफिज नहीं किया है, उसको पूरी तरह से अमल नहीं कर रहे, उसमें कहीं ना कहीं गैप है और वो गैप साफ दिख रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज अभी जो लोग कह रहे हैं हमारी प्राथमिकता, जो हम रोज चैनल पे आके कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता है कि देश के लोग जो वहां फंसे हुए हैं और हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय मुल्क के अफगानी सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन हो, वहां फंसे हुए वापस आना चाहते हैं, उनको लाना हमारी प्राथमिकता है। हम वॉर फुटिंग पे वो काम कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ नागरिक हैं, ऐसा भी MEA ने बताया कि ऐसे भी कुछ नागरिक हैं जो कि वहां के हिंदुस्तानी मुल्क के, जो अभी वो वहां पर रहना चाहते हैं, वहां से आना नहीं चाहते, तो उनको छोड़ो, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, जो तकलीफ में, उनको तो लाना हमारी प्राथमिकता है। जफर भाई, जरा मैं डिटेल में आऊंगा, आपको चरणजीत सिंह सापरा साहब ने जो सवाल उठाए हैं उसके भी जवाब देने हैं, जरा मैं इकट्ठे जवाब लूंगा आपसे। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ गए। तस्लीम रहमानी साहब, जो बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए, आज बड़ी खूबसूरत बात, वो जो सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें कि तमाम दलों के नेता मौजूद थे, एक राष्ट्र एक स्टैंड, इस मुद्दे पर सब एक साथ खड़े हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कल भी परसों जब ये खबर आई थी तब हमने खैर मकदम किया था कि हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और बहुत एक लंबे अरसे के बाद फॉरेन पॉलिसी के इशू पे एक ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। उसका खैर मकदम
इसका इस्तेमाल होना चाहिए, हमने किया है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, ये बात हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़ा अगर स्टेक होल्डर अफगानिस्तान में है, जिसके स्टेक से तो हम हैं, भारत है। और जो कुछ भी अफगानिस्तान में अब हो रहा है या आइंदा होगा, उसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे होगा तो वो भी भारत ही के ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यूनाइटेड स्टेट्स को जो कुछ करना था वो कर करा के चले गए हैं। जर्मनी वहां बैठ के अपने रेजोल्यूशन पास करेंगे। चाइना और रशिया बिल्कुल पड़ोस में बैठे, उन्होंने अपना स्टेक, कुछ नहीं है उनका वहां, लेकिन उन्होंने अपना स्टेक खड़ा कर दिया। तो चिंता की जो ये बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक राष्ट्र एक स्टैंड की बात हो सकती है, हालांकि मैं ये एक राष्ट्र को लेके हर चीज को एक करने वाली बात, भारत जैसा देश जो विविधताओं का देश है, उसमें जरा सी मुश्किल लगती है, लेकिन डेमोक्रेसी भी है ना। चिंता अगर देश की है तो सवाल भी किए जा सकते हैं। मसला 800 लोग अभी तक, जो सरकार ने आज जो बयान दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, ये बात पहले से बयानात में आती रही है, कोई बहुत नई बात नहीं कही सरकार ने। आज 800 साढ़े 800 लोग हमने अभी तक इवैक्यूएट कर पाए हैं। वहां हजारों लोग मौजूद हैं, 70,000 यूएस के लोग अब तक वहां से इवैक्यूएट कर चुके। हमारे सिर्फ अगर 800 आए हैं तो सवाल बनता है कि हम हमारा ये स्लो क्यों है। और ये जो सवाल हो रहा है कि 31 के बाद, मैं एक बात को मानता हूं कि सरकारी पॉलिसी क्या होगी, ये हमें 31 से पहले बात नहीं करनी चाहिए। मैं सरकार की इस बात से पूरे तौर पर सहमत हूं। 31 के बाद क्या होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, ये तो हम अभी से अगर बोले तो स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारा चूंकि स्टेक है, इसलिए हमारा एंगेजमेंट, ठीक, जो भी सत्ता में हो, हमारे एंगेजमेंट की वहां जरूरत है। ये बहुत से लोग इस देश में ठीक है सर। मैं एक एक बार सबके पास आना चाहूंगा। रहमानी साहब, वापस आपके पास लौटूंगा। आपने जो सवाल उठाए हैं वो जफर भाई ने सुन लिए, मैं उनसे जवाब लूंगा। लेकिन जरा इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा साहब शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ जुड़ गए। सिरसा साहब, देखिए, मैटर ऑफ कंसर्न आज ये भी है कि 15 घंटे इंतजार करनी पड़ी। 140 हिंदू सिख जो थे वो वहां से वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहीं रोक दिया गया, बल्कि उन्हें वापस भेज दिया गया। तो उनको अब किस तरह से लाया जाएगा? देखिए, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और जो गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप आए थे, अभी भी 3 स्वरूप वहां पर हैं, तो उनको यहां हिंदुस्तान लाने के लिए क्या तैयारी हो रही है, जरा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। पंकज जी, ये कल सुबह का वाकया है। परसों जो हमारी प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत हुई और विदेश मंत्रालय कार्यालय से, उन्होंने हमें यह श्योर किया था कि कल सुबह वो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का प्लेन करा देंगे और जितने भी लोग बाहर आना चाहते हैं वो आएँ और हम उनको सुरक्षित भारत लेके आएंगे। तो कल जो लोग आना चाहते थे वो गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी जो सेलिब्रेशन के लिए आना चाहते थे, 2 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप भी थे साथ में। ये लोग 10 बजे, साढ़े 10 बजे जब चले गुरुद्वारा साहब से, उसके बाद निरंतर वहाँ पे 14-15 घंटे बाहर रहे। पहले तो एक बार 300 गज की दूरी तक पहुंच चुके थे और एयरपोर्ट के, लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर पहली तालिबान जो है उनका कॉर्डन है, उसके बाद अमेरिकन आर्मी का है, तो अमेरिकन आर्मी तक ये पहुंच ही नहीं पाए। तो उसके बाद कुछ समय रात को 10 बजे के आसपास जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पीछे धकेल देगा। अब हम 3 किलोमीटर पीछे चले गए हैं जहां पहले खड़े थे। उसके बाद रात को 1:45 बजे लास्ट फिर हमारी विदेश मंत्रालय ने भी बताया, फिर मेरी इनसे भी बात हुई, तो फिर ये पता चला कि तालिबान के लोगों ने अब वहां पे एक अनाउंसमेंट की है कि एयरपोर्ट खाली किया जाए और जो लोग विदेशी नागरिक हैं केवल उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा एयरपोर्ट के। जो जिनके पास अफगान पासपोर्ट्स हैं उनको एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए फिर रात को ये तकरीबन 1:45 बजे के इंडियन टाइम ये वापस गुरुद्वारा जो है वहां चले गए। अब उसके बाद वहां पे जो एयरक्राफ्ट है वो तो खड़ा है, लेकिन अंदर एयरपोर्ट में जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तालिबान आगे क्या तय करता है ये तो हमारे किसी के हाथ में नहीं है, ये तो वही तय कर सकते हैं। तो अभी तो हम केवल और केवल प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम अपने भाइयों से लगातार संपर्क में हैं, तो अभी क्या करते हैं तालिबान के लोग, करेंगे अलाउ नहीं करेंगे,
ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति उन्हीं के हाथ में हमारे। चलिए जफर भाई है, जफर भाई आपने मनजिंदर सिंह सिरसा साहब को भी सुन लिया, हम उनको उनके हाल पर कैसे छोड़ सकते हैं? सिर्फ भगवान का आसरा है, उस पर कैसे छोड़ सकते हैं? उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? और जो सवाल चरणजीत सिंह साबरा साहब ने उठाए हैं और जो सवाल तस्लीम रहमानी ने उठाए हैं, उसका क्या जवाब है? क्योंकि उन्होंने कहा है रहमानी साहब ने कि हमारा सबसे बड़ा स्टेक होना चाहिए था, क्योंकि हमारा दोस्त है अफगानिस्तान, जिस तरह से रीबिल्डिंग में हमने काम किया है अफगानिस्तान को लेकर, आज जब डिस्ट्रेस का वक्त है तो ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए? देखिए, रहमानी साहब भी अच्छे से समझते हैं कि हम वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जो अफगानिस्तान की थी उसके साथ थे और उसके साथ खड़े थे। उसके साथ ही हम जो पूरा अफगान में हर तरह के डेवलपमेंट का, विकास का काम कर रहे थे और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज वहां की सरकार, वहां के प्रेसिडेंट वहां से भाग चुके हैं, वहां के वाइस प्रेसिडेंट कहीं और जो है वो प्रांत में जाके छुप चुके हैं। ऐसे में वहां तालिबान से तो हमारा कोई रिश्ता है नहीं, तालिबान के साथ तो हम रिश्ता कभी रखा नहीं। तो ये आप कैसे इस तरह का सवाल कर सके तालिबान सरकार हमको आके सीधे हमें बड़ा स्टेक दे दे? लेकिन देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, जो लोग इंपॉर्टेंट है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, चाहे जर्मनी के चांसलर हो या रशिया के प्रेसिडेंट हो, रशियन प्रेसिडेंट हो, और भी आगे आने वाले दिनों में वो चर्चा करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के ग्लोबल लीडर से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान की जरूरत अफगान को है, आगे भी रहेगी, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। और मुझे लगता है कि इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी सरकार बना के रखी हुई, इसलिए कि दो वजूहात है उसके, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा। पहला तो कि इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है, और दूसरी जो है कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। जैसा अभी सिरसा जी कह रहे थे कि 3 बजे ऐसा रहा, 2:30 बजे ऐसा रहा, 4 बजे ऐसा हो गया, 5 बजे वो हुआ। मतलब सिचुएशन डायनेमिक सिचुएशन है, हर वक्त बदलते जा रहे हैं। ऐसे में बैक चैनल डिप्लोमेसी तो चल रही है, हमारी बहुत तेजी से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन इस वक्त कोई अपनी पॉलिसी जो है वो इसके बारे में खुलासा नहीं। साबरा साहब देखिए, जफर भाई ये कह रहे हैं कि जब उनकी चुनी हुई सरकार थी तो हम लगातार उनके संपर्क में थे, अब तालिबान ने वहां कब्जा कर लिया, तो अब बात करें तो किससे करें? तो वेट एंड वॉच जो है वो ही पॉलिसी अपनाई हुई है इस वक्त भारत सरकार ने। इत्तेफाक रखते हैं आप साबरा साहब? देखिए पंकज जी, मैंने पहले भी ये बात कही कि सरकार के प्रतिनिधि और मेरे ख्याल से खुद विदेश मंत्री इन्होंने तालिबान के लोगों के साथ में पहले मीटिंग की है, चाहे दोहा है, मॉस्को है या एनएसए ने करी है। यानी इनका कहीं ना कहीं पहले संपर्क था और बहुत सारी चर्चा हुई है कि इस तरह से यूएस की फोर्सेस बाहर जाएंगी और तालिबान अंदर आएगा। ये सारी चीजें, ये पूरी योजना जो है वो हमारी सरकार को पता थी। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं कि भाई वो तालिबान के साथ में उनका कोई संपर्क नहीं है, बात नहीं कर सकते? और अगर नहीं भी है, और अगर वहां पर 150 सिख अगर वहां पर फंसे हैं जो आना चाहते हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी का जो शताब्दी साल है वो मनाना चाहते हैं, तो फिर उनको किस तरह से लाया जाए, ये इस योजना पे सरकार के प्रतिनिधि को बात तो करनी पड़ेगी। किससे करनी है ये तो सरकार जानेगी, ये विपक्ष तो बताएगा नहीं कि किससे बात करनी है। जवाब देता ये इतने गंभीर मामले हैं और ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाता है। जवाब देता पंकज जी, मैं पूरा कर लूं, दो चीजों का जवाब दे देना। मैं दूसरी बात भी कहने लगा हूं कि जिस तरह से भारत की सीमा के साथ में एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अब तालिबान उनका दोस्त आ गया है। अब भारत को लगातार यह खतरा रहेगा कि कभी न कभी ये प्लान करके, आईएसआई वगैरह प्लान करके हम पर अटैक कर सकती है। यूएस ने, आपको पता है, एक नॉन नेटो फोर्स बनाई थी। उस नॉन नेटो फोर्स में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपका सवाल समझ आ गया। यानी सुरक्षा को, भारत की सुरक्षा को भी बहुत ज्यादा खतरा है। जफर भाई, जफर भाई पूरा जवाब ले लीजिए। 10 सेकंड पंकज जी, 10 सेकंड पंकज जी, 10 सेकंड जी, 10 सेकंड पंकज जी। नाटो की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूएस के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये गले मिलते रहे ट्रंप के साथ में, उनके साथ में घूमते रहे, उनको चुनाव जिताने की प्रक्रिया में भी वो शामिल हो गए, लेकिन वो इस नॉन नेटो ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सके ट्रंप को कह करके। तो कहीं ना कहीं हमारी भारत की सरकार का ये फेलियर शुरू से रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। जवाब दीजिए जफर भाई। थे तब भी फेलियर था। ठीक है, ठीक है, तालिबान के साथ बात की, बात की तब भी जवाब ले लीजिए प्लीज। और आज भी हमारे 150 सिटीजन को आप लाने नहीं, 150 सिखों को ला नहीं सकते हैं, जफर भाई जवाब दीजिए। फेलियर है। जफर भाई जवाब दीजिए।
अब जरा हो गई बात भाई, सुन लीजिए ना, कितना देर से अब 10 सेकंड बोल के 10 मिनट लिए जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, तालिबान से भारत सरकार संपर्क में थी। इसका जवाब दीजिए जफर भाई। वो ये कह रहे हैं कि तालिबान से लगातार संपर्क में थी। अब जवाब दे दे रहा हूं। दोहा का जिक्र किया, रूस का जिक्र किया उन्होंने। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उसका खुलासा मुझे करने दीजिए। जो मैं कह रहा हूं पंकज जी, उसका खुलासा मैं करता हूं। पहली बात जो उन्होंने सवाल उठाया, 150 सिख या भारत मूल्य के लोग जो वहां हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार हर वक्त उन सभी लोगों की चिंता कर रही है, कैसे उनको लाया जाए उसकी चिंता कर रही है, और उसमें 24 घंटे सरकार लगी हुई है ताकि उनको सेफ एंड सिक्योर होके यहां पर लाया जाए। लोग आए भी हैं और आने वाले हर दिन जो बीत रहा है जफर भाई, उसमें खतरा है, वो कंसर्न उठा रहे हैं। वो सिरसा साहब ने भी कंसर्न उठाया है, उसका भी जवाब दीजिए ना। मैं एक मिनट रुकिए तुझे, बिल्कुल एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं उसी को तो जवाब दे रहा हूं। और क्या जवाब दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि उस सेफ एंड सिक्योर क्यों बोला मैंने, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें चर्चा हो रही हैं, उसके बारे में उनकी सेफ्टी को और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उसका खुलासा यहां नहीं करना चाहिए। भारत सरकार उस पर मुस्तैदी से लगी हुई है और मुझे पूरा यकीन है, जैसा भारत सरकार ने कहा भी, कोई चर्चा नहीं हो रही, हम उनको लेकर आएंगे। और जो तालिबान वाला सवाल उठाया उस पर क्या जवाब है जफर भाई? मैं सपरा जी सुन तो अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए ये कह रहे हैं नहीं, तालिबान के बारे में तालिबान खतरा से जो हमारा है, कोई संपर्क नहीं है, फिर आप कहते हैं हमारी बात भी हो रही है, कर क्या रहे हैं भाई साहब? जरा सा समझ लीजिए, आपको शायद या तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं आती है, ऐसा बेतुका सवाल मत कीजिए नेशनल टेलीविजन में सपरा जी। नहीं, मुझे डिप्लोमेसी आती है, लेकिन आप बोलने पर जो आपको बुरा लगे, आप दो, मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल ऐसे नाजुक स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं, ऐसे एक सेकंड चाहते कि आप, अरे आपके साथ नहीं, आप अपने कम्युनिटी के साथ भी नहीं खड़े हुए हैं, आप अपने कम्युनिटी के साथ भी नहीं खड़े हुए। देखिए मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि इस वक्त नाजुक स्थिति में ज्यादा खुलासा टीवी पे नहीं, ये सरकार पे छोड़िए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा ऐसे नाजुक हालत में आप ये पूरी चीजें आप सरकार पे छोड़िए। सरकार ने इस बात का इतना खुलासा किया है कि ये इनकी लाने की जिम्मेदारी है और हम लाने की हर तरफ से पेशकश कर रहे हैं। अब उसमें तालिबान एंगल घुसाइए। अरे पहले इवैक्यूएशन प्रोसेस के बारे में बोला नहीं हमारी सरकार ने कि वो हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल, जरा राजीव रंजन साहब को भी मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। राजीव रंजन साहब, जो तालिबान का मुद्दा उठा रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, बातचीत हो रही थी, मनिंदर सिंह भी जी उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पर कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट राजीव रंजन साहब, क्या दिमाग खराब राजीव रंजन साहब, अपने कम्युनिटी के बारे में चिंता। जफर भाई एक मिनट, राजीव रंजन साहब। पंकज जी, अरे बेतुकी बातें नहीं भाई, आपको सवाल पूछ लो, बात का भी जवाब दे। एक मिनट साबरा साहब, एक मिनट साबरा साहब, जरा बारी बारी से राजीव रंजन जी से सवाल जवाब चाहिए। आप कहते हैं सरकारी नहीं, सरकार का कोई संबंध नहीं है, फिर आप कहते हैं कि हम आपकी बात तो लगातार हम लोग सुन रहे हैं, थोड़ा धैर्य तो रखिए। साबरा साहब, जफर भाई एक मिनट, जरा और भी गेस्ट हैं उनसे भी मुझे बात करने दीजिए। राजीव रंजन साहब को बोलने दीजिए सर। राजीव रंजन साहब, मेंबर क्या यहाँ पर आप अगर बेतुके बयान देंगे चाहिए तो आपको सवाल पूछा जाएगा। पहले आप दोनों लोगों को चुप मैं चुप करा रहा हूँ। एक मिनट जरा, देखिए मैं एक बात जफर भाई देखिए, एक मिनट जरा और लोगों को भी सुन लेते हैं। साबरा साहब एक मिनट, राजीव रंजन साहब की आवाज, राजीव रंजन साहब की आवाज, राजीव रंजन साहब बोलिए। अफगानिस्तान रहा है, हाँ बोलिए। इसमें यूपीए की भी सरकार रही है, इसमें एनडीए की भी सरकार रही है, और जब भी बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं हाँ। तो आप उसको सार्वजनिक तौर पर उसका खुलासा आप नहीं कर पाते हैं। इस बात को कौन नकारेगा कि आज तालिबान के शीर्ष नेतृत्व में आईएसआई और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ काफी नजदीकी रिश्ता रखने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, और वहां इमीडिएट सापरा साहब को यह लगता है कि आपके बड़े स्टेक्स पहले दिन से दिखने चाहिए। आपको रशिया का स्टेक दिखता नहीं है, जबकि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, और उज्बेक आबादी भी है अफगानिस्तान में, वो वहां ताजिक आबादी भी है, वहां पर तुर्क आबादी भी है, और कहीं ना कहीं इन सबों के स्टेक्स वहां पहले से हैं। आपने डेवलपमेंट में बड़ा पैसा निवेश किया है, आपके भी बड़े स्टेक्स हैं, लेकिन जब सिचुएशन आपके
परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो निसंदेह पूरे देश को एक जुबान में बात करनी चाहिए। कांग्रेस को जिस तरह का वो स्यापा बरतने की कोशिश, बरपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी वहां नहीं किया है। मुझे कई बार लगता है कि पार्टी नेतृत्व और प्रवक्ताओं के बीच कोई तारतम्य नहीं दिखता। ही पूछा, ये मसला इतना संवेदनशील है और जिस तरह से ये बातें कह रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि जिस दौर में पहले तालिबान की सरकार बनी या जिस तरह से पहले वहां नॉर्दर्न अलायंस या तालिबान के बीच के जो द्वंद रहे हैं, जिसमें पहले जिस तरह से रसा का वहां आक्रमण हुआ, वहां जिस तरह से उनका प्रभाव रहा, उस दौर में कांग्रेस की सरकारों की भूमिका क्या रही है, कहना चाहिए। हर बात का खुलासा डोमेन में नहीं हो सकता। ठीक है लेकिन सापरा साहब से इसका जवाब लूंगा राजीव रंजन साहब, लेकिन जरा तस्लीम रहमानी साहब, जो हमने डिबेट की शुरुआत की थी, हमने जिक्र किया था असदुद्दीन ओवैसी का, जो एतराज उन्होंने अंदर भी कर सकते थे, जो 4 घंटे बैठक चली, लेकिन बाहर आके ये जो 8 पॉइंट्स उन्होंने गिना दिए, उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? मुझे तो ये लगता है 4 घंटे मीटिंग हुई है तो जाहिर है कि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहा होगा, सरकार ने भी कुछ कहा है, लेकिन अपोजिशन ने आमतौर पे बाहर आके कुछ बोला नहीं कि 4 घंटे तक इतना लंबा समय होता है, क्या बात हुई। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोल दिया तो ठीक है, बोलना चाहिए। मेरा कहना बहुत सीधा और बहुत साफ ये है कि जो जफर भाई कह रहे हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं, हमारा दोहा में हमारी मौजूदगी, रशिया में हमारी मौजूदगी, ये बिल्कुल साफ है। बहुत सारी बातें यहां बैठ के नहीं कही जा सकती, ये सही है और मैं भी जानता हूं, नहीं कहूंगा, लेकिन तालिबान से हमारा जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसमें से कुछ लोग भारत के दोस्त भी हैं, इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं है, और हमारी सरकार उनसे राब्ते में है, इसमें भी कोई दो राय, कोई शक नहीं है। तो जब तालिबान ये कहते हैं कि हम किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे, तो उस जो तालिबान का नेतृत्व है, क्या हमने उससे अभी तक इस इवैक्यूएशन के लिए हमने उनसे इंगेज किया या नहीं किया? कम से कम हाँ या ना में तो ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अब जरा सिरसा साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, फिर मैं इसका जवाब जफर भाई से लूंगा। सिरसा साहब। नहीं, मैं आपसे एक सबसे आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि टीवी पर बैठकर बोल देना बहुत आसान होता है, कुछ भी कह देना, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि हमारे परिवारों की जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। मुझे इस बात का भी बहुत दुख हुआ, ये जो वीडियो बाहर आई, ऐसे तो हमें 3 दिन से ही पता जो हम कर रहे हैं, हमने तो कभी कोई ना ट्वीट करके जानकारी देते हैं, ना वीडियो डालकर जानकारी देते हैं। आज सुबह जब ये जानकारी टीवियों पे चल पड़ी, वीडियो कहाँ से आई, कैसे निकल आई बाहर, तो हमें आके ये जानकारी देनी पड़ी कि आज की घटनाक्रम नहीं है, कल का है। तो हमें कल भी पता था क्या हो रहा था, रात तक भी पता था क्या हो रहा था। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, सफरा साहब से भी और भी जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कि कई लोगों की जान की बात है यहाँ पे। हम कोई ऐसी बात ना तो पूछे, ना पूछने को बताने को मजबूर करें किसी को। बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है पंकज जी, जो मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारी चीजों का और भी पता है, और बार बार मैं टीवी चैनलों पर भी आके ये कहता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हमसे ना पूछी जाए, ना ही कोई इन बातों की चर्चा करे, क्योंकि वहां अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई मारधाड़ हो रही है, कोई एक दूसरे को थप्पड़ मार देगा, किसी का मकान छीन लेगा। नहीं, स्थिति यह है कि या तो उसकी जान बचेगी या नहीं बचेगी, बस 2 ही स्थितियां, तीसरी स्थिति नहीं है। 2 सवाल थे, 2 सवाल थे। एक तो राजीव रंजन जी ने सवाल सापरा साहब से किया था, उसका मैं जवाब सापरा साहब से लूंगा, लेकिन जफर भाई जो तस्लीम रहमानी साहब बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, जिस तरह से 140 जिसमें सिख हैं और हिंदू भी हैं, उनको तालिबान ने रोक लिया है, तो ऐसे में वेट एंड वॉच नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि हर दिन जो जा रहा है उससे नुकसान होने की आशंका बहुत ज्यादा है। बहुत क्लियर कहा है कि वो देखिए, दो अहम बातें। वेट एंड वॉच किस चीज के लिए? कि अपनी अरे यार सुन लीजिए भाई, जो वेट एंड वॉच किस संदर्भ में कहा जा रहा, पहले वो समझिए। वेट एंड वॉच कि हमारा रिश्ता कैसा होगा, उसका खुलासा अभी करने की जरूरत नहीं है। उस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि वेट एंड वॉच कभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे भारत के हित में लेंगे, देश हित में लेंगे और देश को मजबूत करके लेंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी, उसको प्राथमिकता देते हुए लेंगे। दूसरी बात जो उठाया, जो मैं अभी जो हमारे मनिंदर सिंह जी जो है, उन्होंने जो बात कही, अकाली दल के प्रवक्ता, समझदारी इसी को कहते हैं। अभी देखिए कितना बचपना और बेवकूफाना जो है चरण सिंह सापरा सवाल कर रहे हैं। अरे अपने कम्युनिटी के भी आप नहीं हो पाते हैं, ऐसे मौके पे कम से कम थोड़ा संयम बरतना चाहिए। राजनीति कर लीजिएगा, करने के बहुत मौके आएंगे,
लेकिन कम से कम आपकी कम्युनिटी के एक बहुत पार्टी जो दिन रात लगी हुई है, उन्होंने आप पे एक बिल्कुल जवाब बात का एक तमाचा मारने के बाद में। ठीक है सापरा साहब, जो राजीव रंजन जी ने सवाल उठाया कि जब तालिबान का पहला रिजीम था उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने क्या कर लिया। पंकज जी एक सेकंड, पंकज जी एक सेकंड, नहीं पंकज जी एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारी सरकार दिन रात, मैंने कहा 24 घंटे लगी हुई है अपने लोगों को वहां से लगाने के लिए। हमारी प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, और वो फर्स्ट प्रायोरिटी को हम जो है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और हम सभी को सुरक्षित लाके यहां लेके आएंगे। लेकिन उसका खुलासा यहां नहीं कर सकते, जैसा अकाली दल के प्रवक्ता साहब ने कहा कि 30 सेकंड में जरा जफर भाई ये बता दीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर दिन जा रहा है वो नुकसान कर सकता है, उसका क्या जवाब है? फिर मैं सापरा साहब के पास नहीं, हमारी सरकार जो है समझदारी से, और आप ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए, देखिए अब तक 71 लाख लोगों को हमने इवैक्यूएशन 7 साल में किया है। ये तो आपको पता होगा कितने इवैक्यूएशन एक्सरसाइज चले हैं, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे कोई अलग अलग सिचुएशन में हो। हमें समझ के सोच के जिम्मेदार सरकार है। चलिए सापरा साहब जिम्मेदार सरकार है, हमें सोच समझ के कदम उठाना है, और वेट एंड वॉच जो है इस वक्त वो पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे सापरा साहब? आपसे सवाल भी किया था राजीव रंजन जी ने कि जब आपकी सरकार थी, तालिबान का पहला वक्त था, उस वक्त आपने क्या कर लिया था? देखिए, पहली बात तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना ये सरकार टाइम निकालेगी उतना वहां पर जो लोग हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी, उनकी जानें खतरे में है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जो अभी बात चल रही थी डिप्लोमेसी की, हम भी जानते हैं कि सारी डिप्लोमेसी की बातें चैनल पर नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक उदाहरण ये भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2001 में जब यूनाइटेड स्टेट जब अफगान में गया था, तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी विपक्षी नेताओं को बुला करके मीटिंग की थी। तो आज के प्रधानमंत्री और आज के गृह मंत्री ने क्यों नहीं आज की मीटिंग में वो शामिल हुए? बैठते तो थोड़ी और उसमें अथॉरिटी आती थी। तो ये सरकार को खुद समझना चाहिए कि समय जो है वो संवेदनशील है। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सिखों की बात कर रहे हैं, भाई मेरे से बड़ा सिख आप नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जब सरकार दोहा में बात कर रही थी या मॉस्को में बात कर रही थी, तो ये अंदाजा सरकार को भी होना चाहिए, भारत की सरकार को, कि इस तरह के भारत के लोग यहाँ पर आना चाहेंगे। सिख जो वहां पर है वो गुरु तेग बहादुर जी की बरसी को यहाँ पर मनाना आएंगे। सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, माफ करना पंकज जी, माफ करना पंकज जी, माफ करना, इनको रोकना पड़ेगा पंकज जी, नहीं तो इसके बाद डिबेट नहीं चलेगी। हर बात डिबेट नहीं चलने दूंगा। हर बैठक में चुप रहने के बोलिए। ये कैसे बन गए पार्लियामेंटेरियन, कैसे बन गए, मैं समझ नहीं सकता हूँ। आप गैर राज्यसभा के मेंबर कैसे बने? बिना सोचे बदतमीज इंसान। पहले मेरी बात सुनो। देखिए, पर्सनल कमेंट्स नहीं सापरा साहब, इसकी इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। आप किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट ना करें प्लीज। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं, गलत बात। इजाजत जो है वो मुझे तय कर लेने दीजिए, जरूर लूंगा। आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए आप। और हर बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों हो? तब विदेश मंत्री भारत सरकार के थे ना उस बैठक में। पंकज जी, आप इनको सापरा साहब आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए बिल्कुल। क्या अगर आपको इनको चुप कराने की हिम्मत नहीं है? मैं चुप करवा रहा हूं, लेकिन आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। और हर बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों हो? विदेश मंत्री थे उस बैठक में। बात करता हूं, गो टू बात। मैंने तीन बार आपको बोला कि इनको चुप कराइए। अरे वो खामोशी से सुन रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप हर बैठक में आपको प्रधानमंत्री चाहिए, हर बैठक में आपको गृह मंत्री चाहिए, विदेश मंत्री थे ना उस बैठक में। पंकज जी हर जगह राजनीति, देखिए अब तीन लोग हमारे से लड़ेंगे, तीन लोग एक व्यक्ति से लड़ेंगे। चुप रहिए। मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास 30 सेकंड आप दे दीजिए, जितना जवाब आपको देना है। जब दोहा में मॉस्को में बात हुई थी तो आपको अंदाजा, देखिए ये जवाब आपको अंदाजा होना चाहिए था कि वहां पर भारतीय मूल के लोग भारत में। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब, चरण सिंह सापरा साहब, राजीव रंजन जी, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब और तस्लीम रहमानी साहब। तो बड़ी बात यह है कि आज सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें वेट एंड वॉच जो है ये पॉलिसी अपनाई जाए, इस पर एक बात तय हुई, और एक राष्ट्र एक स्टैंड, ये बड़ी बात निकल कर आई।
आई और बहुत कंसर्न है भारत सरकार को कि जितने भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको सेफ वापस अपने वतन लाया जाए। तालिबान को लेकर भारत की प्लानिंग पर कैसे सियासत हो रही है, इस पर कुरुक्षेत्र में आपने बड़ी बहस देखी। अब तालिबान से जुड़ी 50 ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।